HV24 वॉइस ऑफ हिमाचल से मैं आस्था शर्मा कौशिश आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए दर्शकों, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में क्या विचार है। सबसे पहले हम जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ के एक विद्यार्थी से, देखते हैं कि उनका क्या कहना है ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर। I am Patkul from Chandigarh. I am a student of class 11th. According to me, there are some benefits and some drawbacks to online classes. The benefit being that our time of going to school and coming back to home is reduced. One of the drawbacks is that the personal attention and one-to-one interaction with the teachers is missing. At times, the connectivity issues occur which further dampen the experience and hinder the process of learning. आज हम आपको एक ऐसी समस्या से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो भारत के कई करोड़ लोगों से जुड़ी है, जिसकी वजह से भारत के दो वर्गों में फासला लाकर खड़ा कर दिया है। और वो समस्या है ऑनलाइन शिक्षा की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल व कॉलेज बंद हैं, जिससे कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। और दर्शकों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा कि उनके टाइम में स्कूल तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किलें आया करती थी। किसी को नहर पार करके तो किसी को पगडंडियों के माध्यम से स्कूल जाना पड़ता था। 33% स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका ऑनलाइन पढ़ाई में मन नहीं लगता और 50% विद्यार्थियों के पास पुस्तकें ही नहीं है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 90 लाख छात्रों के पास स्मार्टफोन्स ही नहीं है। 24% लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन्स के जरिए इंटरनेट से जुड़े हैं और केवल 11% परिवारों के पास इंटरनेट वाला कंप्यूटर है। ग्रामीण भारत में तो स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है। 16% घरों में 1 से 8 घंटे तक ही बिजली आती है और 20% परिवारों में 3% परिवारों तक ही पहुंच कंप्यूटर तक है। 53% लोग पुअर कनेक्टिविटी की वजह से पढ़ नहीं पाते। 32% घरों में ब्रॉडबैंड क्या कनेक्शन की पहुंच नहीं है। आइए दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं हरियाणा। हम आपको मिलवाते हैं हरियाणा की एक टीचर और एक स्टूडेंट से, देखते हैं कि उनका ऑनलाइन पढ़ाई को लेके क्या कहना है। करके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। जैसे पहला लॉस तो हमारा यही है कि भाई हम कॉलेज नहीं जा रहे, और सेकेंडली तो ये है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है जैसे हम कॉलेज में समझ लेते थे लेक्चर्स में। एट अ टाइम हम टीचर से समझ सकते थे कि भाई यस मैम हमें ये समझा दीजिए, और ऐसे फेस टू फेस समझाने में इजीली रहता है। बट ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं है। इतनी कई बार हेजिटेशन होती है, मैम कहीं बिजी ना हो, मैम कहीं अपना काम ना कर रहे हो। थोड़ी सी हेजिटेशन इसमें भी होती है कि भाई हाँ कहीं भाई मैम क्या सोचेंगे, इस टाइम हमें तंग कर रहे हैं। टाइम लिमिट भी होती थी, बट कई बार हमें समझ में नहीं आता तो एकदम से भी क्वेरीज वगैरह आ जाती हैं सॉल्व करते हुए। ऑनलाइन क्लासेस में हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जैसे स्पेशली मैथ्स में, अकाउंट्स में, कंप्यूटर में, ये वाली सारी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इसमें स्पेशली हमें ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। और मतलब लॉस है हमें ऑनलाइन क्लासेस में। इतना भी बेनिफिट नहीं है। कई बार नॉर्मली डाटा भी ख़त्म हो जाता है, कई बार लाइट भी नहीं होती है। मतलब टोटली हमें मतलब इतना बेनिफिट नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का। देखा जाए तो सब बोल रहे हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस लग तो रही हैं बट इतना बेनिफिट हमें नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का। और आइज़ भी कई बार दर्द करने लग जाती हैं, इतना काम आता है और वो समझ में भी ना आए। तो ऐसी ऑनलाइन क्लासेस का क्या फ़ायदा जिसमें बच्चों को समझ में भी ना आए। ऑनलाइन क्लासेस आजकल बहुत चर्चा में है। ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स के लिए तो परेशानी है ही, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण है। इस समय मैं एक गांव के स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स मोस्टली अनएजुकेटेड हैं। उनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, टच वाला फ़ोन भी नहीं है उनके पास। तो उनको क्या समस्या इस समय आ रही है कि वो अगर सबसे पहले तो कोरोना काल में कमाई का कोई साधन नहीं है जिससे कि वो अपना नेट पैक रिचार्ज करवा सकें। अगर करवाते भी हैं तो वो लिमिट में करवा पाते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक ही घर में 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, तो वो एक बच्चा जब काम करता है तो वो उसी में ख़त्म हो जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं काम करने से। और
कई पेरेंट्स के हमारे पास फ़ोन आए हैं, उन्होंने बोला है कि हम अपने बच्चे को फ़ोन देते हैं और हमें लगता है कि बच्चा काम कर रहा है, पर ऐसा नहीं हो पाता। बच्चा गेम खेलने लग जाता है, पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे काम कर रहे हैं, उनको किसी का डर नहीं है, उन्हें टीचर्स की जो डांट होती है उसका कोई डर नहीं है। वो लिखना चाहते हैं पर वो डर ना होने के कारण लिख नहीं पाते हैं। तो इस समय ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम अगर क्लास में होते हैं तो बच्चों की ज़्यादा केयर कर पाते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, पर इस समय हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आइए रुक करते हैं हिमाचल की ओर और जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी को लेकर यहाँ लोगों का क्या कहना है। 24 न्यूज़ चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज हम आए हैं एवीएन स्कूल के प्रधानाचार्य और ऑनर के चंदोला जी के पास। तो हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि स्कूलों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पेरेंट्स को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं मिस्टर के चंदोला जी से। सर, आपका HP24 में स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जैसा कि कोरोना का समय चला हुआ है, गरीब तबका जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा देने के लिए वहाँ पे एडमिशन कराता है, और इस समय जैसा कि यहाँ पे कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते उनके पास पैसा नहीं है। तो सर, इस विषय में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर? वैसे तो सरकार ने पहले ही इंतज़ाम कर दिया था कि सभी स्कूल लगभग महीने की जो ट्यूशन फीस है वही ले रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अधिकतर स्कूलों में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूलों की भी अपनी समस्याएं हैं। मोरोवर स्कूलों में स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है। पर्टिकुलरली मैं अपने बारे में कहूँ तो हमारे यहाँ कम से कम 50-60 व्यक्ति स्टाफ के लोग हैं, और क्योंकि उनकी भी आवश्यकताएं हैं और वो पूरी तरह से चूँकि हम पर निर्भर करते हैं, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करने की कोशिश करें। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फीस स्कूल में नहीं आ रही है। सच तो ये है कि बहुत सारे माता पिता भी कंफ्यूज्ड हैं। वो लोग दरअसल में ये समझ रहे हैं कि शायद फीस ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सरकार एक तरह से आदेश हो चुके हैं, ऑर्डर हो चुके हैं सरकार के कि मंथली फीस तो देनी ही पड़ेगी, आज नहीं कल, चाहे कभी भी देनी पड़े। और यदि लोग समय पे नहीं देते, रोज मासिक तौर पर नहीं देते, तो उनको हो सकता है बाद में कलेक्टिव काफ़ी ज़्यादा वजन पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो लोग दे सकते हैं उनको स्कूल की फीस देनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लगी रही हैं, बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। अब ये है कि जो लोग जानबूझ के नहीं दे रहे हैं वो दरअसल में एक तरह से कठिनाई अपने लिए खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर किसी बच्चे की फीस अभी तो 1 महीने की फीस होती है, 2 महीने की होती है, बाद में कहीं 8-8, 10-10 महीने की फीस देनी पड़ेगी, तो सभी माता पिता को बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन लोगों के बारे में तो मैं आपसे स्पष्ट बता दूं कि हमने खुद भी ये कहा है, कोई बात नहीं, आप फीस ना दें, लेकिन बच्चे को स्कूल बराबर भेजें, क्योंकि स्कूल अगर बच्चा स्कूल आता रहेगा तो कम से कम उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। फीस तो चाहे साल में 2 साल में जब भी उनके हालात ठीक हो जाएंगे तो फीस स्कूल की फीस दे सकते हैं, है ना। कुछ उन्हें कंसेशन किया जा सकता है, कुछ उनसे ली जा सकती है, लेकिन जहाँ तक ऐसे लोग जो कि पूरी तरह सामर्थ्यवान हैं, जिनके लोग सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, वहाँ उन्हें पूरी तनख्वाहें मिल रही हैं, और तनख्वाहें मिलने के बावजूद भी वो एक तरह स्कूल को एक इग्नोर कर रहे हैं, स्कूल के प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं। वहाँ पे थोड़ा हमें भी दुख होता है कि अगर 3 ही लोग होते हैं जो स्कूल को चलाने में सहायक होते हैं, एक माता पिता, एक बच्चे और टीचर, यानी टीचर, टॉट एंड पेरेंट्स, इन 3 का एक सिस्टम होता है जहाँ पे हर चीज़ चलती है। लेकिन अगर इनमें से एक कड़ी भी टूट जाएगी तो स्कूल नहीं चलेंगे, स्कूलों का क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्कूल पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार है, जब स्कूल पूरी तरह से आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आपका फर्ज ही बनता है कि आप भी स्कूल के बारे में सोचें, स्कूल के उन बच्चों के बारे में सोचें जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, या किसी कारण अगर वो ऑफलाइन हो गए तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी पढ़ाई के मामले में। स्कूल का प्रयास ये है कि हम किसी भी बच्चे को ऑफलाइन ना करें जब तक उनके माता पिता खुद आकर नहीं कह जाते।
मैं यही कहूँगा कि माता पिता को स्कूल तो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, स्कूल पूरा सहयोग दे रहे हैं और स्कूल के लिए कहा जाएगा स्कूल और भी सहयोग देने को तैयार है। लेकिन माता पिता का भी ये फर्ज बनता है, अभिभावकों का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी स्कूल की कठिनाइयाँ समझे, क्योंकि जहाँ उन्होंने अपने बच्चों को इतने साल तक पढ़ाया है, आखिर उस स्कूल के प्रति उनका एक इमोशनल भावात्मक संबंध भी होना चाहिए। उन स्कूलों की कठिनाइयाँ देखना भी उनका कर्तव्य है। अगर स्कूल बच्चों की कठिनाइयाँ देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पे अभिभावकों का, माता पिता का ये फर्ज बन जाता है कि वो भी उनकी कठिनाइयाँ देखें, उसे महसूस करें, तभी जाके ये सारा काम सही हो सकता है, सही प्रकार से निकल सकता है। एक सर, जैसा कि बात आई है ऑनलाइन स्टडी की, तो ऑनलाइन स्टडी जैसे सर स्कूलों से ही बोला जाता था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, बच्चों को जो है टीवी कम देखना को जो बोला जाता था, तो सर इस विषय में आप थोड़ा सा बताएंगे? मैं तो दरअसल में सच आप बताऊँ तो मैं तो मोबाइल के बहुत ज़्यादा खिलाफ था जी। स्कूल में मैं अक्सर, हमारे यहाँ ये बिल्कुल हमने लॉ कर रखा था स्कूल में कि कोई बच्चा स्कूल में मोबाइल लेके नहीं आएगा। आज मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे मुझे खुद पर हंसना चाहिए, एक मजाक सा लगता है मुझे कि आज हम बच्चों को कंपेल कर रहे हैं कि भाई घर में एंड्रॉयड फ़ोन लो, ताकि यहाँ से टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो संदेश आप तक पूरी तरह पहुँच सके, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन बातों का दरअसल में कहीं ना कहीं तो बच्चों पे असर पड़ता है, क्योंकि हर वक्त मोबाइल पे देख के काम करना, आंखें वहाँ टिका के रखना, उसके प्रति कंसंट्रेट होकर रखना, कहीं ना कहीं तो स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ सकता है। मैं नहीं कहता पड़ रहा है, लेकिन पड़ सकता है, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। बाकी अभी इतना एडवांसमेंट नहीं हुई है कि घर और स्कूलों के बीच में हम एक तरह से एक स्ट्रीम पैदा कर सकें कि वहाँ पे एडवांस सिस्टम लगाए जाएं, स्कूल में एडवांस सिस्टम लगाए जाएं, क्योंकि घरों में हर एक के पास वो साधन नहीं है। घर के पास हर एक व्यक्ति को सामर्थ्य नहीं है कि घर में लैपटॉप रख सके, हर एक के पास ये सामर्थ्य नहीं कि डेस्कटॉप रख सके। तो जैसे जो साधन प्राप्त हैं, अवेलेबल जो हैं, उन्हीं में हमें काम चलाना पड़ेगा। और मैं निश्चय ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में तो मैं यही कहूँगा कि जब स्कूल लग जाएं ठीक प्रकार से, तो मोबाइल से बच्चों को हटाया जाए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। सर जैसे कि अभी बता रहे हैं कि भाई 1 तारीख जो सितंबर के बाद, सितंबर जो है 1 तारीख से स्कूलिंग जो है शुरू करेंगे, तो सर उसके लिए क्या प्रिपरेशन की गई है स्कूलों की तरफ से? सर स्कूलों की तरफ से खैर स्कूल तो चाहते हैं कि बेशक सारे बच्चे ना आए स्कूल, लेकिन अल्टरनेटिव वे में, यानी एक क्लास, एक दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस तरह करके एक दिन करके हर एक क्लास की वो लगाई जाए स्कूल आने के लिए, और बच्चे एकदम सारे ही बच्चे एक साथ ना आए, लेकिन उनका स्कूल आना थोड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि ना आए तो नहीं है, उसमें कोई स्कूल वाले कर ही रहे हैं जो करना है, लेकिन फिर भी टीचर्स भी और दूसरे लोग जो भी संबंधित हैं वो पूरी तरह से अपने आप को तैयार किए बैठे हैं कि बच्चों को कितने डिस्टेंस में बिठाया जाए, बच्चों को कितने दूर पे डेस्क लगाए जाएं, आधे बच्चे एक दिन बुलाए जाएं, आधे बच्चे दूसरे दिन बुलाए जाएं, इस तरह करके कहीं काम चले, या आधा स्कूल एक दिन बुलाया जाए, आधा स्कूल दूसरे दिन बुलाया जाए, तब जाके काम चल सकता है, ताकि दोनों तरह भी हिफाजत हो सके, बच्चों की रक्षा भी हो सके। क्योंकि प्रथम सबसे पहला कार्य तुम्हारे पास यही होता है कि बच्चों का ह्यूमन लाइफ, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए चाहे कोई दूसरे नुकसान बेशक होते रहे, लेकिन सबसे पहले जीवन रक्षा है। और हमारा यही कहना है कि हालात को इस तरह बनाया जाए ताकि सरकार और हम भी मिलकर इस तरह का हालात बनाएं कि बच्चों को सही डिस्टेंस, मास्क वगैरह लगा के स्कूल में लाया जाए, है ना, और जितने भी स्कूल की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं वो अडॉप्ट किए जाए। सर जैसे 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं, हाइजीन को देखा जाए लेके तो वो प्रॉपरली सैनिटाइज का थोड़ा पालन कर भी लेंगे, लेकिन जो बच्चा पहली दूसरी क्लास का है, केजी का है, वो सर इसको थोड़ा सा कैसे मेंटेन करेगा सर, इसके बारे में? वैसे तो हम लोगों ने स्कूल में सैनिटाइज प्लांट लगा दिए छोटे छोटे,
वो इसी लगाए हैं ताकि जो बच्चों की केयर टेकर हैं, जैसे नर्सरी के बच्चे हैं या केजी के बच्चे हैं, केयर टेकर हैं, तो बिना केयर टेकर के तो हम किसी बच्चे को बाहर भेजते ही नहीं हैं। क्लास से जब भी कोई बच्चा बाहर निकलता है उसके साथ में केयर टेकर होती है, तो वो तो किया जा सकता है कि उनके हाथ भी धुलाए जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इतने छोटे बच्चों क्लास अभी ना भी लगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के या 5वीं क्लास तक के बच्चों को लेकर फिलहाल कुछ टाइम और रहने दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन कम से कम 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों का स्कूल अगर लग जाए तो ठीक है, ताकि एक सिस्टम बन जाए, एक सिस्टम बने, क्योंकि आने वक्त में तो छोटे बच्चे भी आते हैं तो वो भी उस सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी कुछ जानकारी हमें सर से मिली है, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो नाइस ऑफ यू। तो थैंक यू। ये थे अपना के चंदुला जी। मैं कैमरामैन अभिषेक ठाकुर के साथ पवित्र कुमार, HP 24। हाँ जी बच्चों, जिस तरह अजकल ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, मीनिंग वगैरह की फेस टू फेस ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਆਈਸ ਵਗੈरह ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਸਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? मैथ का काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, ना समझा रहे, कुछ भी नहीं समझा रहे, इंग्लिश भी नहीं समझा रही। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਇਹ? जी बस औखा सौखा करते, नेट भी बहुत स्लो है, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? फिर कर नहीं सकते। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, साडी आइस खराब हो रही हैं जी, मैडम जी पढ़ाई जाती है जी।